हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फ्यूचर आइज अकेडमी। तो हम लोग एपीएफ की सीरीज स्टार्ट किए थे। तो उसमें हमारा जो महिला और बच्चों से रिलेटेड जितनी भी स्कीम थी वो हम कवर कर रहे थे, और आज हम लोग उसके आगे का कवर करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो हम लोग आज देखेंगे तो आज हम लोग देखेंगे कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न। ठीक है, जो हरासमेंट होता है वुमेन का वर्क प्लेस पे, उससे रिलेटेड ये स्कीम है। तो उस पे हमारा उच्चतम न्यायालय का क्या फैसला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या प्रावधान दिया गया है, ये सब चीजें आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पढ़ते इसको। इसमें लिखा गया है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह फैसला दिया है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। ठीक है, यह अधिनियम कब आया? 2013 में। इसमें ऐसा है कि क्या होता था, जेंडर को देखते हुए जैसे महिलाओं के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार होता था, उनका शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता था, तो इसके लिए एक अधिनियम आया 2013 में, जिसमें ये कहा गया कि महिलाओं को जो कार्यस्थल है वहां पे उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे मेल वर्कर होते हैं वैसे ही फीमेल वर्कर भी होनी चाहिए, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार या फिर कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस कंपनी के ऊपर या उस इंडस्ट्री के ऊपर या उस कारखाने के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और इसमें यह भी बोला गया है कि अगर जिस कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी है तो उसमें एक कंप्लेन कमिटी बनानी जरूरी है उस कंपनी के अंदर। ठीक है, अब उसमें जो कमिटी बनेगा उसमें भी एक ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए जो महिलाओं की बातों को समझ सके या फिर उस सब चीजों से गुजर चुका हो, जो उसको अच्छी तरह से समझ सकता है कि हाँ भाई ये जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, अब बात आती है कि जो 10 या 10 से कम वाली कंपनी है, ठीक है, तो इनके लिए क्या, इनके लिए जो जिस जिले में जिस डिस्ट्रिक्ट में ये होंगे वहां पे वहां के जो लोकल गवर्नमेंट है वो इसका ध्यान रखेंगे, वो एक बॉडी बनाएंगे वहां पे, ताकि ऐसी महिलाएं या ऐसे लोग आके वहां पे अपनी शिकायत दर्ज करा सके। ठीक है, तो आगे पढ़ते हम लोग। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 ये हमने देख चुका है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित करता है तथा शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित करता है। ठीक है, क्या स्थापित करता है? एक तंत्र। इस अधिनियम के तहत सुरक्षा हेतु पात्र पीड़ित महिला की परिभाषा को अत्यंत व्यापक बनाते हुए इसमें सभी महिलाओं को समाहित किया गया है। कौन सी महिला? सभी महिला। ठीक है, भले ही उनकी आयु या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो, भले उनकी एज या रोजगार की स्थिति, जैसे अगर किसी मजबूरी में वो काम कर रहे हैं या फिर उनकी उम्र ज्यादा है, बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है, तो उस तरह की सारी महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इसके तहत संगठित या असंगठित क्षेत्र व सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के साथ साथ ग्राहक व उपभोक्ता महिलाओं, ये बात ध्यान देने योग्य है, ग्राहक व उपभोक्ता महिलाओं तथा घरेलू कर्मकार महिलाओं, जैसे जो काम पे घर पे काम करने आती है, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, को भी शामिल किया गया है। इस अधिनियम में लैंगिक उत्पीड़न के प्रकारों के रूप में प्रतिकर उत्पीड़न और प्रतिकूल कार्य परिवेश की अवधारणाओं को भी शामिल किया गया है, यदि ये लैंगिक उत्पीड़न के कृत्य अथवा व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी इंडस्ट्री, अगर वहां पे कोई भी वर्कर छेड़छाड़ करता है, कुछ मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना करता है, तो ऐसी सब चीजों को उसमें क्या किया है? इन्वॉल्व किया गया है। अगर कोई फीमेल लेडीज घर घर काम करती है और उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, वो भी जाके अपनी कंप्लेन
करा सकती है। 10 या इससे अधिक कर्मचारी को नियोजित करने वाले प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में इस प्रयोजना का आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक क्या होना चाहिए, एक कंप्लेन कमेटी होना चाहिए जो कंपनी के अंदर ही हो। ठीक है, फिर इसमें बोला गया है कि आंतरिक परिवाद समिति को किसी व्यक्ति को समन जारी करने, दस्तावेज के प्रकटीकरण और उन्हें प्रस्तुत कराने हेतु दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई है। दीवानी शक्तियां मतलब कि अगर कोई कंपनी का इंटरनल कमिटी है, वो ऐसा पाता है कि नहीं भाई ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, हम इसके सपोर्ट में है, तो वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली उसके अगेंस्ट में वो जो होता है, जो गुनहगार होता है उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है, उसको सर्वोपरि माना जाएगा। ऐसे प्रत्येक आईसीसी में गैर सरकारी संगठनों या संगमों में एक ऐसा सदस्य शामिल होगा जो महिला की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित हो। ठीक है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट है, संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपने प्रत्येक जिले में एक स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाना आवश्यक है, ये भी मैं बता चुकी हूँ, जो 10 से कम श्रमिकों वाले संगठनों से शिकायत स्वीकार करेगी या स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत स्वीकार करेगी। ठीक है, जो जिला स्तर पे जो समिति बनेगी, स्थानीय परिवाद समिति, उसमें क्या होगा, वो महिला अगर खुद के लिए कंप्लेन कराने आई है तो भी, या फिर किसी के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर सपोज वो कंप्लेन कराई, किसी भी तरह की उसकी शिकायत होगी जो इससे रिलेटेड होगा, उसको इसमें शिकायत दर्ज करना ही पड़ेगा। एक अतिरिक्त स्थानीय परिवाद समिति का गठन प्रखंड स्तर पर भी किया जाएगा। ठीक है, इसमें मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद अथवा मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसके लिए उसको दंड भी मिल सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा महिला के प्रजनन अधिकार के संबंधित विधेयक। अब मैं इसका पहले बैकग्राउंड समझा देती हूँ, फिर हम इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, जैसे कि किसी को अगर अबॉर्शन कराना है तो 12 से 12 हफ्ते तक वो अबॉर्शन करा सकता था और 12 से 20 हफ्ते बाद में इसको किया गया। लेकिन ये जो विधेयक आया 2020 में, इसमें क्या किया गया, इसमें 20 से 24 हफ्ते के अंदर आप कभी भी अबॉर्शन करा सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी महिलाएं होंगी, जैसे कि अगर किसी मतलब कोई महिला प्रेग्नेंट है और बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, उसके विकास में कोई प्रॉब्लम है, अभी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम कैसा, न्यूट्रिशन वगैरह ये सब नहीं, अगर उसको कोई शिकायत है, जैसे एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं है, आंख नहीं है, तो इस सब कंडीशन में क्या वो अबॉर्शन करा सकती है। या फिर ऐसा हो कि अगर किसी का रेप हुआ हो या फिर कोई महिला संकोच बस नहीं बता रही हो बट उसको बाद में ऐसा करना हो, तो वो इस टाइम तक उसको छूट मिली हुई है कि 24वें हफ्ते तक वो गर्भपात करा सकती है। ठीक है, इसमें हम पढ़ते क्या दिया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, ठीक है, यह अधिनियम कब आया था, 1971 में संशोधन करने के लिए गर्भ का चिकित्सीय समापन विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, अभी इसकी विशेषता क्या है, यह विधेयक 20 सप्ताह के गर्भावस्था के मामले में गर्भ के समापन के लिए एक पंजीकृत चिकित्सा की राय और 20 से 24 सप्ताह के गर्भावस्था के मामले में गर्भ के समापन के लिए 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय प्रदान करने को अनिवार्य बताता है। जैसे कि अगर सपोज किसी फीमेल को एक जगह से पता चलता है कि उसके बेबी में डेवलपमेंट की कमी है कुछ, या फिर उसका हार्ट नहीं है, या फिर ऐसे कुछ पता चलता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आंख बंद करके उस एक डॉक्टर पे बिलीव कर ले, उसको क्या वापस से किसी और एक कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए और उससे ये सलाह लेनी चाहिए कि क्या जो ये है रिपोर्ट ये मेरी सही है या गलत है। अगर दोनों की राय सेम है तो वो ये गर्भपात करा सकती है। नेक्स्ट बोला है, इस विधेयक में दुष्कर्म
पीड़िता, सगे संबंधी के साथ यौन संपर्क से पीड़ित और अन्य सुभेद महिलाओं जैसे दिव्यांग महिला, नाबालिग सहित विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भ के चिकित्सकीय समापन हेतु गर्भावस्था की ऊपरी समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया गया। ठीक है, अगर कोई दिव्यांग है, अगर कोई महिला दिव्यांग है, नाबालिग है या फिर किसी का रेप हुआ है, तो ऐसी सारी महिलाएं भी इसके अंदर क्या है, सम्मिलित है। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच में पाई गई भ्रूण संबंधी शारीरिक विषमताओं के मामले में गर्भ के चिकित्सकीय समापन हेतु गर्भावस्था की ऊपरी समय सीमा अर्थात 24 सप्ताह की सीमा लागू नहीं होगी। ठीक है, अगर 24 सप्ताह के ऊपर चला जाता है उसका गर्भधारण महिला का 25वां हफ्ता हो जाता है, तब वो ये जो विधेयक है, ये जो हमारा संशोधन है, ये लागू नहीं होगा, तब उसको बच्चे को रखना ही होगा। ठीक है, मेडिकल बोर्ड की संरचना, कार्य और अन्य विवरण के संबंध में नियम निर्धारित किए जाएंगे। ठीक, फिर अब मेडिकल बोर्ड इस पर निर्धारित नियम जो भी रहेगा वो करेगी लागू। जिस महिला का गर्भपात हो चुका है उसके नाम और अन्य जानकारियों को प्रचलित कानून के तहत निर्दिष्ट विशेष व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं किया जाएगा। सपोज किसी महिला ने गर्भपात करा लिया है तो उसका जो भी डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, वो डिटेल जिसको वो चाहेगी या फिर सपोज उसके हस्बैंड है, उसके पेरेंट्स है, तो उनको ही दिया जाएगा, बाकी किसी को भी ये डिटेल नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक, फिर यह संशोधन वर्तमान प्रावधान में उपबंधित केवल विवाहित महिला या उसके पति के स्थान पर किसी भी महिला या उसके साथी के लिए गर्भ निरोधक विफलता की स्थिति में छूट अर्थात चिकित्सकीय रूप से गर्भ के समापन की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो मैरिड कपल है उनके लिए ये लागू है, जो अनमैरिड है वो भी ये करा सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि मैरिड कपल होना जरूरी होता था, बट अब जो 2020 में इसमें चेंजेस आया उसमें ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। फिर इसको समापन क्यों किया गया? गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971। अब इसमें क्या क्या था और क्या क्या चेंजेस हुआ वो हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इसमें बोला गया है, यह गर्भपात के लिए निम्नलिखित आधार प्रदान करता है। जहां यह जोखिम हो कि जन्म लेने वाले बच्चे शारीरिक और मानसिक विषमताओं से पीड़ित होगा, जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया। जहां गर्भ को जारी रखने से महिला के जीवन के समक्ष खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो या इससे उसे गंभीर शारीरिक और मानसिक क्षति होगी। अब जहाँ पे ये पता चलेगा कि अगर बच्चा जन्म लेता है तो इससे क्या होगा, महिला को खतरा है, उससे उसकी शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंच सकती है उस महिला को। ठीक है, तब भी वो यह करा सकती है। जहाँ दुष्कर्म या गर्भ निरोध साधनों की विफलता के कारण महिला गर्भवती हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर दुष्कर्म से मतलब है कि रेप वगैरह होता है और उसके कारण क्या होती है, महिला गर्भवती हो जाती है। यह विभिन्न चरणों में अनुमोदित हेतु निम्नलिखित मापदंड प्रदान करता है। क्या मापदंड प्रदान करता है? पहले 12 सप्ताह के दौरान एक पंजीकृत चिकित्सक के अनुमोदन से गर्भ को समाप्त किया जा सकता है, या तो पहले ये 12 हफ्ते के अंदर, ठीक है, या 12 हफ्ते के दौरान। इसमें क्या होगा, एक चिकित्सक का अनुमोदन लेके, मतलब चिकित्सक की राय लेके, सलाह लेके ये गर्भपात कराया जा सकता है। फिर दूसरा, 12 से 20 सप्ताह के मध्य के गर्भ को 2 RMPs के अनुमोदन से समाप्त किया जा सकता है। मतलब दो मेडिकल पर्सन होंगे, उनकी सलाह से इसको गर्भपात किया जा सकता है। फिर यहाँ पे बोला गया 20 सप्ताह के पश्चात केवल न्यायालय की स्वीकृति से ही गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। अब 20 हफ्ते के बाद, 20 हफ्ते के पश्चात केवल न्यायालय की स्वीकृति, ये बात ध्यान देने योग्य है, केवल न्यायालय की स्वीकृति से ही गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, किसी नाबालिग के गर्भपात हेतु अभिभावकों की लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। अगर कोई फीमेल नाबालिग है, ठीक है,
अंडर 18 है तो उसके लिए उसके पेरेंट्स का लेटर बहुत ही जरूरी है। ठीक है, केवल विवाहित महिलाओं द्वारा ही गर्भपात की मांग करने के कारण के रूप में गर्भ निरोध साधनों की विफलताओं को वर्णित किया जा सकता है। अब ये 1971 का है कि सिर्फ मैरिड कपल ही गर्भपात करा सकते थे। ठीक है, बट ऐसा इसमें कुछ नहीं है अभी नया वाले विधायक में। तो ये समझा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को एक एक लाइन अच्छे से ध्यान देना है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ लेंगे वीडियो पॉज कर करके तो भी ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सरोगेसी विधेयक। ठीक है, अब सरोगेसी क्या होता है इसका पहले समझ लेते थोड़ा सा, फिर आगे पढ़ते। सरोगेसी जैसे कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, फिर बच्चा नहीं हो पा रहा, उनको कोई कपल है, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, किसी एक फीमेल को अडॉप्ट करेंगे जो गोद दूसरी फीमेल का होगा और बच्चा इनका होगा। ठीक है, तो जो वो सैरोगेट होगी वो इनसे कुछ पैसे लेगी, इंश्योरेंस लेगी, या फिर कुछ प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है उसकी डिमांड के हिसाब से और इनकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो वो डिमांड कर सकती है, वो मांग सकती है, और इस हिसाब से वो क्या करेगी, 9 महीने अपने गोद में बच्चे को पालेगी और जैसे बच्चा पैदा होगा वो इनको दे देगी और वहां से चली जाएगी। ठीक, लेकिन अब जो ये विधेयक आया है, ये जो बिल आया है, इसमें बोला गया है कि जो सैरोगेट मदर होगी वो कोई रिलेटिव ही होनी चाहिए। ठीक है, रिलेटिव होनी चाहिए, और जिसका जो इंश्योरेंस का ये होता है टाइम पीरियड वो 16 महीने तक का ही होगा। ठीक है, तो ऐसे सब प्रावधान दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यसभा की प्रवर समिति की अनुशंसाओं को समाविष्ट करने के उपरांत सैरोगेसी विधेयक को स्वीकृति प्रदान की है। अभी इससे क्या संबंधित तथ्य वो देखते हैं। उल्लेखनीय है कि सैरोगेसी विधेयक 2016 लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया था, जो 16वीं लोकसभा के विघटन के पश्चात व्यपगत हो गया था। ठीक है, 16वीं लोकसभा थी 2016 में, तो उस टाइम पे क्या होता है, इसको वापस से व्यपगत कर दिया गया था, मतलब इस पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, सैरोगेसी विधेयक 2019 को वर्ष 2016 के विधेयक को प्रतिस्थापित करने के लिए लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया था। मतलब वापस से उसमें कुछ जो प्रस्ताव थे जिसको चेंजेस करने थे वो वापस से 2019 में रखा गया, वही 2016 वाला बिल, जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इसके उपरांत इसे उच्च सदन को प्रेरित किया गया, जहां सदन की प्रवर समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। जब तक संविधान द्वारा इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है, तब तक भारत में पेड सैरोगेसी विधेयक विधिक रूप से मान्य रहेगी। ठीक है, जब तक ये सैरोगेसी विधेयक पास नहीं होता तब तक क्या होगा, ये जो पेड सैरोगेसी है वही मान्य रहेगी। हालांकि वर्ष 2015 में विदेशियों के लिए सैरोगेसी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। विदेशियों के लिए क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, सैरोगेसी के बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। सैरोगेसी एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत एक महिला बच्चे की इच्छा रखने वाली दंपति के लिए इस आशय से गर्भ धारण करती है कि जन्म के पश्चात बच्चे को उस दंपति को सुपुर्द कर दिया जाएगा, मतलब उसको सौंप दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पहले ही बता दी। अब सैरोगेसी के प्रकार कितने होते हैं। पहला, परोपकारी सैरोगेसी। इसके अंतर्गत दंपति सैरोगेट माता को गर्भावस्था से संबंधित चिकित्सक और बीमा संबंधी व्यय के अतिरिक्त कोई अन्य क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करते। ठीक है, ये परोपकारी सैरोगेसी जो होता है, इसमें क्या करेगा, जो दंपति है, जो कपल है, वो क्या करेगा, जो सैरोगेट माता है उसको क्या करेगा, ओनली मेडिकल और इंश्योरेंस ही प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देगा। नेक्स्ट है वाणिज्यिक सैरोगेसी। ठीक है, इसमें सैरोगेट माता को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है जो गर्भावस्था से संबंधित उचित चिकित्सा व्यय से अधिक होती है। ठीक है, अभी जो ये वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल जिसको बोलते हैं, एक तरह का बिजनेस हो गया ये। तो जो सैरोगेट मदर होगी वो क्या अपने हिसाब से इनसे पैसे लेगी या फिर प्रॉपर्टी लेगी या कुछ भी लेगी, तो ये क्या होगा, एक अगर
कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका खर्चा इससे कम ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गर्भकालीन सरोगेसी। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत एक सरोगेट माता अपने गर्भ में भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से इच्छुक दंपति के लिए गर्भधारण करती है और बच्चे का सरोगेट माता से आनुवंशिक रूप से कोई संबंध नहीं होता है। मतलब कि सरोगेट माता रहेगी, सिर्फ कोख मिलेगा सरोगेट मदर का, और बाकी बच्चा जो होगा वो कपल का ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब ये जो बच्चा है ये डिलीवरी के बाद वो कपल को दे देगी और इसके बाद इनका कोई भी आनुवंशिक रिलेशन उस बच्चे के साथ नहीं रहा जाएगा, ठीक है। अभी विधेयक में क्या क्या प्रावधान किए गए, परोपकारी सरोगेसी वर्सेस वाणिज्यिक सरोगेसी, ठीक है। वर्तमान विधेयक परोपकारी सरोगेसी को अनुमति प्रदान करता है और वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है। मतलब जो कमर्शियल सरोगेसी है उसको ये प्रतिबंधित करता है, मनचाहा आप डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। अभी नेक्स्ट बोलता है कौन सरोगेट माता बन सकती है। अब इसमें यही है कि कौन सरोगेट माता बन सकती है। सरोगेट माता इच्छुक दंपति की निकट संबंधी होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, ठीक है। वंध्यता शब्द की परिभाषा, विवाह के 5 वर्ष पश्चात भी किसी जीवित बच्चे के न होने व वंध्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर इच्छुक दंपति सरोगेसी के विकल्प का चयन कर सकते हैं। अगर किसी की शादी को 5 साल हो गया है, वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं या फिर उसके भ्रूण में ही हत्या हो जा रही है, तो ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो वो दंपति अगर सर्टिफाइड है, डॉक्टर ने ऐसा प्रमाण पत्र लिख के दे दिया है, तो वो कपल क्या कर सकता है, एक सरोगेट बच्चा एडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। बीमा कवरेज की अवधि 16 माह, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। भारतीय मूल के व्यक्ति, प्रवासी भारतीय नागरिक और विदेशियों के लिए सरोगेसी की अनुमति तथा एकल महिला, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं का मुद्दा, ठीक है। भारत में सरोगेसी की अनुमति नहीं प्रदान करता। ये जितने भी है इनको क्या भारत में सरोगेसी प्रदान नहीं की गई है। अभी नेक्स्ट है लिंग चयन के बारे में, आप लोग ने सुना होगा, ठीक है। जैसे कि बच्चे का पहले ही जान लेते हैं कि वो मेल है और फीमेल है, फिर अगर फीमेल रहती है तो उसको भ्रूण में ही मार दिया जाता है। तो ये जो विधेयक है, अधिनियम 1994 का सॉरी, तो इसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या बोलता है उसके बारे में हम देखेंगे। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, ठीक है। अभी हमने जो ऊपर देखा, अगर कोई बच्चा प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहा है, अगर उसका किसी शरीर का एक पार्ट नहीं है, ऐसी कुछ इशू है, तभी वो 24 वीक में उसको क्या कर सकती है, गर्भपात करा सकती है, ठीक है। लेकिन उसको लिंग के आधार पर वो गर्भपात नहीं करा सकती। अगर ऐसा कोई मेडिकल वाला करता भी है, ठीक है, ऐसा कोई सोनोग्राफर या फिर मेडिकल करता भी है, तो भी उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। अभी इसमें देखते हैं, हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 के उन प्रावधानों को बरकरार रखा गया है जो प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा मेडिकल रिकॉर्डों के रख रखाव न किए जाने संबंधी कृत्य को अपराध की श्रेणी में लाते हैं तथा जिनके आधार पर उनके मेडिकल लाइसेंसों को अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है मेडिकल वाला या चिकित्सक, तो उसके लाइसेंस को अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया जा सकता है, मतलब उसका लाइसेंस रद्द होगा, ठीक है। फिर इस अधिनियम के बारे में देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या था, लिंग चयन तकनीकी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। अभी जो लिंग चयन तकनीकी आती है उसके उपयोग पर क्या करना है, पूरी तरह प्रतिबंध लगाना है। प्रसव पूर्व निदान तकनीकी के दुरुपयोग को रोकना। अभी प्रसव पूर्व मतलब कि बच्चे के जन्म के पहले ही उसको मार देना, इस तकनीक, ऐसे सब तकनीकों पर भी रोक लगाना है।
इस अधिनियम के तहत उन सभी केंद्रों को जिनके पास संभावित रूप से गर्भधारण पूर्व या प्रसव, मतलब अगर किसी के पास कोई ऐसा गैजेट है, कोई मशीन है जिससे वो गर्भधारण या गर्भ में क्या लड़का है लड़की है इसका पता लगाते, तो भी उनको प्रॉपर लाइसेंस उधर कराना होगा, रजिस्टर कराना होगा, और फिर अगर इलीगल रखते हैं तो उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई न्यूज़पेपर में ऐसा या फिर कहीं पे एडवर्टीजमेंट करता है कि लड़का ही होगा, 100% लड़की होगी, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। लिंग चयन में प्रयोग की जाने वाली नवीनतम तकनीक को इसके तहत शामिल करने के लिए वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। कभी इसमें संशोधन किया गया था? 2003 में। और ये अधिनियम कब का था? 1994 का। ठीक है। अभी नेक्स्ट है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक, ये देखेंगे क्या है। नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन। अभी इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ कुछ शारीरिक, मानसिक या यौन उत्पीड़न होता है उनका, तो ऐसी सब चीजों पे जो प्रतिबंध लगाता है, जो इसका संरक्षण करता है, उसके बारे में दिया गया है इसमें। हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के एक भाग के रूप में बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों के निपटान हेतु 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने के लिए योजना प्रारंभ की गई। मतलब जहां पे ऐसे सिर्फ केसेस लिए जाएंगे जो बच्चियों से रिलेटेड है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चियों के साथ जो रेप वगैरह होता है उनसे रिलेटेड ये कोर्ट वहां पे मामले सुलझाएंगे। ठीक है। अभी इसमें देखते हैं, वर्तमान समय में देश में 389 ऐसे जिले हैं जहां लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत लंबित मामलों की संख्या 100 से अधिक है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रत्येक जिले में एक वर्ष हेतु एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, एक जिले में एक वर्ष हेतु एक स्पेशल, मतलब एक वर्ष में क्या होगा, एक स्पेशल कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है। अब इस जो ये योजना है इसका वित्त पोषण कैसे होगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे का, ठीक है, या फिर जो सपोर्ट आप बोल सकते हैं वो कैसे होगा, 60% कौन देगा, सेंट्रल देगा, केंद्र देगा, और 40% कौन देगा, स्टेट देगा, स्टेट गवर्नमेंट। ओके। अब इसमें प्रावधान क्या क्या है। 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को एक बालक के रूप में परिभाषित करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष है, अब इसमें जरूरी नहीं है कि लड़का ही हो या लड़की हो, किसी के साथ भी हो सकता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी उम्र कितनी, 18 वर्ष से कम है, तो वो क्या होगा, एक बालक ही होगा। ठीक है। जिसके साथ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर बालकों को सर्वोत्तम हित और कल्याण को सर्वोपरि महत्व प्रदान करता है। ठीक है। फिर भारत संयुक्त राष्ट्रवाद अधिकार अभिसमन का एक पक्षकार है। अतः भारत सरकार पर बालकों को सभी प्रकार के लैंगिक शोषण व लैंगिक दुर्व्यवहार से संरक्षण प्रदान करने का विधिक दायित्व भी है। ठीक है, इसमें वही सब दिया गया है कि क्या है, कैसे है, कौन कौन इसमें शामिल होगा, कौन नहीं होगा। वीडियो को एक बार पॉज करके इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। अभी इसमें क्या बोला गया है, ये लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में संसद ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया है, जिसमें बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया। ठीक है, अगर ऐसा अपराध होता है, घिनौना अपराध होता है किसी बच्चे के साथ, किसी बालक के साथ, तो उसके लिए मृत्युदंड की भी सजा का प्रावधान किया गया। ठीक है। विभिन्न अधिनियमों के तहत बालकों की परिभाषा। अब बालकों की परिभाषा क्या है, 18 वर्ष से कम आयु, बालक श्रम अधिनियम 1986 1986 14 वर्ष से कम आयु, किशोर न्याय अधिनियम
2015 16 वर्ष से कम आयु, ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 15 वर्ष से कम आयु। सहमति प्रदान करने की आयु पर वैश्विक कानून, अब इसमें किस तरह का सहमति होना चाहिए, या फिर बच्चा अकेला हो, उसके आगे पीछे कोई ना उसकी देखरेख करने के लिए, तो ऐसी सब चीजों में उस बच्चे की सहमति लेनी जरूरी है, ठीक। अब कई देशों में सहमति प्रदान करने की आयु 16 वर्ष या उससे कम है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें सहमति प्रदान करने की आयु क्या है, 16 वर्ष और उससे कम है। तो वो कौन कौन सी कंट्री है उसका देखेंगे। जैसे अमेरिका राज्य, यूरोप, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन और रूस इन श्रेणियों में शामिल है, जिसमें मतलब सहमति प्रदान करने की आयु क्या है, 16 वर्ष से कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अन्य संबंधित तथ्य। बाल कल्याण सूचकांक, चाइल्ड वेल बीइंग इंडेक्स, इसमें क्या है कि बालकों के कल्याण के लिए वर्ल्ड विजन इंडिया एक एनजीओ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये किसके रिलेटेड है, चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वेल बीइंग्स। इसके तहत स्कोर अंकों की गणना 3 आयामों में विभाजित की जाती है, 24 संकेतकों के उपयोग के आधार पर की जाती है, जिसमें केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। कौन कौन से राज्य, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जबकि मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश निचले स्थान पर है, ठीक है। संघ शासित प्रदेशों में पुडुचेरी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। संघ शासित यूनियन टेरिटरी में किसका, हमारा जो पुडुचेरी है उसका स्थान सबसे अच्छा रहा, ठीक है। समेकित बाल संरक्षण योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ये क्या है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य सरकार व नागरिक समाज की भागीदारी के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बालकों और साथ ही अन्य सुवेद्य बालकों के लिए एक सुरक्षात्मक परिवेश का सृजन करना है, ठीक है। एक ऐसा माहौल तैयार करके देना है उनको जिसमें वो कंफर्टेबल हो, ठीक है, जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जिसमें वो अच्छे से रह सके, ठीक है। इसके अंतर्गत बालकों की अभावग्रस्तता के निवारण, जोखिम का सामना कर रहे परिवारों और बालकों की पहचान करने हेतु राज्य के उत्तरदायित्व में प्रत्येक जिले में राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों द्वारा जिला बाल संरक्षण समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें राज्य स्तर पर भी होगा, केंद्र स्तर पर भी होगा और जिला स्तर पर भी होगा संरक्षण बालकों का, ठीक है। इसके लिए एक डेटाबेस एजेंसी बनाई जाएगी जिसको नॉलेज सेंटर का निर्माण करना होगा, ठीक है। ये सब इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा भारत में दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण मतलब क्या, एडॉप्शन। अगर कोई कपल है, ठीक है, जिसके पास बच्चे नहीं है या फिर है और वो दूसरा बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसके लिए ये इंडिया में क्या क्या प्रावधान है ये हम लोग देखेंगे। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा विगत 5 वर्षों में दत्तक ग्रहण से संबंधित व्यवधान के 286 और इसके समापन के 10 मामले दर्ज किए गए हैं, ठीक है। भारत में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। अब इंडिया में दत्तक ग्रहण की क्या क्या प्रक्रिया है वो हम लोग देखेंगे। दत्तक ग्रहण वस्तुतः एक व्यक्ति या दंपति से दूसरे व्यक्ति या दंपति को समस्त अभिभावकीय अधिकार का स्थायी विधिक हस्तांतरण है, ठीक है। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि एक कपल अपना बच्चा, अपना बेबी दूसरे कपल को एग्रीमेंट के हिसाब से उस बच्चे को सौंपता है, ठीक है, किसी दूसरे पेरेंट्स को। जो ओरिजिनल पेरेंट्स है वो किसी दूसरे पेरेंट्स को अपना बच्चा सौंपता है, ठीक है। अब इसमें ये देखा गया है कि इसमें अगर बच्चा किसी दूसरे धर्म का है और एडॉप्टर मतलब जो उसको एडॉप्ट कर रहा है वो किसी दूसरे धर्म का है, तो वो इसके धर्म पर रोक नहीं लगा सकता, ठीक है। ये सब छूट बच्चों को दी जाती है। फिर दत्तक माता पिता के अधिकार और जिम्मेदारी जैविक माता पिता के समान ही होते हैं। ये तो पता है कि जो एडॉप्ट करता है
वो क्या, जो रियल पेरेंट्स होते हैं उनके अधिकार जैसे होते हैं वैसे ही ये अडॉप्टेड पेरेंट्स के भी अधिकार होते हैं, ठीक है। तथा दत्तक बच्चों को जैविक बच्चों के समान भावनात्मक, सामाजिक, कानूनी और नातेदारी लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। किशोर न्याय, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 और इसके उत्तरवर्ती किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दत्तक ग्रहण विनियमन 2017 भारत में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को शासित करता है। क्या? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, 2017। ये प्रावधान हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993, कौन सा कन्वेंशन? हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन, ठीक है, 1993 के अनुरूप है। वर्ष 2003 में भारत सरकार ने इसकी पुष्टि की थी। कभी? वर्ष 2003 में, ठीक है। व्यवधान, व्यवधान का अर्थ है दत्तक ग्रहण के पश्चात, लेकिन दत्तक ग्रहण की विधिक प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व दत्तक परिवार के साथ बच्चे का समायोजन न हो पाने के कारण दत्तक परिवार से बच्चों का पृथक होना। अब क्या होता है कि अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करके लाते हैं कोई कपल, तो वो पहले उस फैमिली से मिला नहीं होता, वो फैमिलियर नहीं होता, तो उसको वो चीजें समझ, वो फैमिली को समझने के लिए थोड़ा समय लगता है, ठीक है। ऐसी व्यवधान की स्थिति में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी माता पिता एवं बच्चों के साथ परामर्श सत्र आयोजित कराती है। मतलब ऐसे में क्या करती है, जो राज्य होती है, ठीक है, जो स्टेट होता है, वो क्या बोलती है कि आप बच्चों से मीटिंग करिए, बार बार जाके मिलिए, ताकि वो आपको समझे, ठीक है। यह एजेंसी अपने निष्कर्षों के आधार पर बच्चों या दत्तक माता पिता को अस्थायी रूप से सूची से हटा देती है, जब तक कि वे अपनी तैयारियों को फिर से सिद्ध नहीं कर देते, ठीक है। अगर इसमें कोई अगर फेल हो जाता है, वो बच्चों को घुला मिला नहीं सकता अपने में, वो इसमें फेल हो जाता है, तो क्या होगा, ये जो स्टेट है वो इसका जो एडॉप्शन का जो प्रोसेस है वो क्या कर देगी, रद्द कर देगी, और वापस से क्या होगा, वापस से नए सिरे से ये चीजें स्टार्ट होगी, ठीक है। समापन, समापन का अर्थ है न्यायालय के दत्तक ग्रहण की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात दत्तक परिवार के साथ बच्चे का तालमेल न होने के कारण विधिक रूप से दत्तक ग्रहण का निरसन। अगर उसने अडॉप्ट कर लिया किसी कपल ने और उसके बाद वो बच्चा घुल मिल नहीं पा रहा या बच्चे को कोई तकलीफ है, तो भी ये क्या होगा, एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हेग एडॉप्शन कन्वेंशन है, इसका क्या कहना है, बाल संरक्षण एवं अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में सहयोग पर वर्ष 1993 का हेग कन्वेंशन वस्तुतः बच्चों और उनके परिवार को विदेशों में अवैध, अस्थायी, समय पूर्व या बिना तैयारी के दत्तक ग्रहण के जोखिम से संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। इस कन्वेंशन का कार्यान्वयन राष्ट्रीय केंद्रीय प्राधिकरणों की एक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। यह बच्चों को सर्वोत्तम हित को बनाए रखने के लिए बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अनुच्छेद 21, ठीक है, को सुदृढ़ता प्रदान करता है। यह बच्चों के अपहरण, बिक्री या दुर्व्यापार को रोकने का भी प्रयास करता है। अब सब ऐसा नहीं कर सकते कि अगर किसी ने बच्चों को अडॉप्ट किया तो उससे ले जाके घर पे काम करा रहे, बर्तन मजवा रहे, झाड़ू पोछा करवा रहे या फिर उसको बेच रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इन सब पे भी क्या करता है, ये रोक लगाता है। अभी इसमें दिया गया है भारत में बच्चों की दत्तक ग्रहण को शामिल करने वाले मौलिक सिद्धांत, ठीक है। बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली, उसमें क्या क्या मार्गदर्शन पूरा लिस्ट दिया जाता है कि कैसे कैसे आपको बच्चे को पालना है, कैसे रखना है, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती है। संभावित दत्तक और इसके जो संभावित दत्तक ग्रही माता पिता के लिए पात्रता मापदंड, मतलब ये जो अडॉप्ट करने वाले हैं उनका आर्थिक मतलब उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से वो सक्षम है बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए या नहीं है, ये सारी चीजें भी देखी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के ही उनको बच्चे दिया जाएगा।
तभी उनके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा, ठीक है। और उनका जो समाज में जो स्तर होता है, जैसे जो बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है उसका जो समाज में स्तर होता है वो सबके बराबर का होगा, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये दत्तक माता पिता को देखना है, ठीक है। फिर जो और इसमें क्या होगा, दोनों की सहमति, जो कपल होंगे उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों की सहमति लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अभी अगर सिंगल फीमेल है तो भी वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। अब जो लेकिन जो मेल है, सिंगल मेल है वो फीमेल को अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक ऐसे दंपति को बच्चे का दत्तक ग्रहण करने की अनुमति तब तक प्रदान नहीं की जा सकती है जब तक स्थायी वैवाहिक संबंध के कम से कम 2 वर्ष पूर्ण न हो जाए। मतलब किसी कपल को वो तभी ऐसा अप्रूवल देगी जब तक कि उसकी शादी को 2 साल हो न गया हो, ठीक है, 2 साल या उससे ज्यादा, ठीक है। अभी ये देख लीजिए, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, ये इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993, ये सब क्या है, ये सब एक बार देखने की जरूरत है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली, यही सब है कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे करना है, कैसे उनका देखभाल करना है, कौन कौन है, ठीक है। तो ये सब चीजें दी गई है, ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा, रट्टा मारने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, इसको देख के समझिए, पढ़िए और वीडियो को स्टॉप कर करके, पॉज कर करके उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और थोड़ा अपने ओन वर्डिंग्स में समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।